नमस्कार। अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बतौर साहित्यकार रखते हैं और इस बात पे पूरे जम्मू व कश्मीर को गौरव भी है। सतीश विमल जी, सर आपका एक्सेलसियर स्टूडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। मेरे लिए खुशी की बात है कि एक्सेलसियर जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे आपने मुझे बुलाया, इस काबिल समझा, आपका बहुत बहुत आभार। सर मूलतः आप कवि हैं और देखने में ही आता है कि आजकल हर कोई कवि बनना चाहता है, तो उसके लिए वो क्या करता है कि भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। कविता को आप किस तरह से लेते हैं ताकि इस बात के माध्यम से जो नए कवि कविता लिखना चाहते हैं उन तक भी ये बात पहुँचे कि क्या कविता सिर्फ भारी भरकम शब्दों का समूह है? बिल्कुल नहीं, कविता तो उर्स है, मेला है, सेलिब्रेशन है ज़िंदगी का। जब कोई भी कलाकार किसी भी कला को अपनाता है तो पहले अपने अंदर एक ज्वालामुखी होता है जो फूट पड़ना चाहता है। ये एक मजबूरी है जो लिखवाती है। आप किसी शिल्प की तरह सीखने नहीं जा सकते कि मैं कविता करना सीख लूँगा। अलाव अपने भीतर होता है तो वो फट पड़ता है। आप ऑर्नामेंटाइज कर सकते हैं इसको, आप इसको सजा सकते हैं, पर बुनियादी तौर पर आपके भीतर एक अलाव का होना बहुत ज़रूरी है। आपको कुछ कहना है और उस जो कुछ कहना है पहले आप उसका खुद उत्सव मनाते हैं, पहले आप खुद उसके उर्स का एहतमाम करते हैं, उसके बाद उसका प्रसाद दूसरों को देते हैं, बांटते हैं। वही कविता है। क्या हर किसी को कविता लिखनी चाहिए जिस दौर से हम गुजर रहे हैं जम्मू हर व किसी कश्मीर को में? सब कुछ नहीं करना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कविताओं की बहुत सारी आजकल पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं और मुझे याद है एक मीटिंग में आपने कहा था कि किसी हद तक कविता को बैन भी कर देना चाहिए। वो किस संदर्भ में कहा था आपने? लिखने दीजिए। वो कभी कभी दुखी हो जाता है आदमी कुछ बेतुकी चीज़ें देख के, या तो तुकबंदियाँ देख के कि मैं गज़लकार हूँ, मैं गीतकार हूँ, ख़याल कुछ नहीं होता है, ख़याल का सौंदर्य कुछ नहीं होता, बस ऐसे ही शब्दों के जाल को बिखेर दिया। आदमी कभी कभी दुखी हो जाता है तो शायद ऐसी बात कभी कही हो, पर ऐसा है कि करने दीजिए। जब आसपास 10 ख़राब चीज़ें हों तो एक अच्छी चीज़ सामने आकर के दूसरों को आकर्षित करती है। तो हमें उस 10 चीज़ों को रोकना नहीं चाहिए। हर कोई अपने मन की मर्ज़ी के हिसाब से करता है और उसी में से एक अच्छी चीज़ भी निकलती है। तो फ्री हर दौर में लिखने वाले हज़ारों होते हैं, हाँ। पर निकलता कोई और है। 1, 2, 3, 4 हर दौर के प्रतिनिधि होते हैं, पर हम दूसरे लोग जो हज़ारों में लिख रहे होते हैं उनको बैन नहीं कर पाएंगे। उनको हम रोक नहीं कर पाएंगे, उनको हम कन्विंस भी नहीं कर पाएंगे वक्त रोक कि आपको आता नहीं है, ये आपके बस की बात नहीं है। बस करने दीजिए। समय जो है खुद वो जो छानी लगा करके निकाल देता है, अच्छा बुरा खरा खोटा सब कुछ निकल आता है। क्या फ्री वर्स ने लिबर्टी दे रखी है? फ्री वर्स बहुत हद मीटर तक, बहुत हद तक फ्री वर्स का बहुत चलन है आजकल। गद्य को टुकड़ों में कह दीजिए तो फ्री वर्स हो गया, पर ऐसा भी नहीं है। ख्याल नहीं है, सही बात। जो फ्री वर्स की पोइट्री है उसका भी एक अंतर्लय होता है और वो एक परिपक्व राइटर में ही होता है। हमने कुछ ऐसे लेखक देखे हैं जिनको गज़ल लिखनी नहीं आती, गीत लिखना नहीं आता, चौपाई छंद लिखना नहीं आता, पर वो जब फ्री वर्स में लिखते हैं तो चौंक जाते हैं हम। अच्छा लगता है, रोंगटे खड़े होते हैं, उल्लास से भर जाता है अपने भीतर आदमी। तो इसके लिए कोई डिफाइंड रूल नहीं है।
मैं बार बार एक मिसाल देता हूँ कि हमारे ज़माने के खलील जिब्रान ने सारी दुनिया में अपना परचम लहराया, लेकिन खलील जिब्रान ने जब लिखा तो वो कविता भी है, कहानी भी है, रिपोर्टाज भी है, डायरी भी है और कहानी भी है, ड्रामा भी है उसमें, पर उन सब का कोम्बो है। उसको किस शैली में डालोगे आप? पर बात जो की गई है और जैसे की गई है वो इतनी मोहक है कि आदमी उसके जादू से बाहर निकल ही नहीं पाता। किसी भी भाषा में उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए उनकी कृतियों को, तो उस भाषा के दीवाने उनके हो जाते हैं। तो वास्तव में बुनियाद है कि आप क्या कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं, ठीक है ना? और बात का आपका स्तर क्या है, और फिर आपने बात कह कैसे दी, उसमें कितना सौंदर्य है, उसमें कितनी नज़ाकत है, ठीक है? वो सारी चीज़ें कविता बना देती है उसे, या साहित्य बना देता है उसे। नहीं तो जो आप कहानी में लिखते हैं वो 1000 लोग सड़क पे सोचते हैं, घरों में सोचते हैं, पर आप जिस तरह से उस ख्याल को जिस स्तर पर ले जा कर के प्रस्तुत करते हैं और जैसे प्रस्तुत करते हैं, वो दूसरे के बस की बात नहीं होती। वो कहानी हो जाती, कविता हो जाती, ड्रामा हो जाता, नॉवल हो जाता। सर क्या आपको नहीं लगता कि जो भी लिख रहे हैं, जो भी कवि लिख रहे हैं, कहानीकार लिख रहे हैं, तो उनको उस स्तर तक पहुंचाने का जिम्मा जो होता है एक आलोचक का होता है। जम्मू व कश्मीर में चाहे आप डोगरी की बात करें, कश्मीरी की बात करें, हिंदी की बात करें, तो आलोचकों का जो नज़रिया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो नहीं कह सकते, यकीनन मेरे ख्याल में व्यक्तिगत रहा है, क्योंकि आलोचना अगर अच्छी हुई होती तो साहित्य उससे शीर्ष तक भी आलोचक पहुंचता। का दर्जा दोयम दर्जा है। पहला दर्जा जो है वो पहले साहित्यकार को खुद तय करना है कि मैं जो लिख रहा हूँ, अपनी कसौटी हर साहित्यकार के पास खुद की होती है। एक इन बिल्ट रडार सिस्टम की तरह उसके अंदर ही एक कसौटी होती है जो उसे बता सकती है, जो एक सजग और सच्चा साहित्यकार होगा, जो उसे बता सकती है कि जो मैं लिख रहा हूँ वो किस स्तर का लिख रहा हूँ, किस एक्सटेटिक सिचुएशन की पैदावार है। ये पहले तो वो होना चाहिए ना। आपने किसी विचार का उत्सव नहीं मनाया और आप उसका प्रसाद बांटने निकले, पहले तो आप पे डिपेंड करता है ना। एक खराब रचना का अच्छे आलोचना हो ही नहीं सकती। सही बात, ठीक है ना? और अगर एक अच्छी रचना की खराब आलोचना हो भी गई, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, रचना पे कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आलोचक जो है उसके पास अपनी क्रिएटिविटी नहीं होती। वो अपनी क्रिएटिव जो फैकल्टीज़ होती हैं उनका इस्तेमाल करता है किसी रचना की बुनियाद पर। रचना अच्छी है और अगर फिर आलोचक अच्छा है तो वो उस रचना के वो शेड्स भी आपको बता देगा जो आपने लिखते हुए महसूस ही नहीं किया होगा। सही बात। पर हमारे यहाँ जो आलोचना है वो या तो प्रशंसा नामा हो गया है या आपके विरुद्ध एक दस्तावेज़ है। मुझे राजेश्वर सिंह राजू अच्छे लगते हैं और मैं आलोचना में इनकी घटिया चीज़ को भी अच्छी चीज़ प्रस्तुत करके दूंगा। और अगर ये मेरे खेमे का नहीं है, अगर ये मेरी सोच का नहीं है, अगर ये मेरे स्तर का नहीं है, क्योंकि वो भी एक व्यक्ति ही है, उसकी अपनी सोच होगी, उसके अपने बायस होंगे, उसकी अपनी पसंद नापसंद होगी। उसी बुनियाद पर एक आलोचक भी किसी रचना के पास जाता है जैसे एक पाठक जाता है। अब एक पाठक तो महसूस करता है उस रचना का ऑरा, वो उससे या तो उल्लासित होता है या उसको रिजेक्ट करता है, कहता है कि ये निष्क्रिय है, इसमें से कुछ मिला नहीं। पर एक आलोचक जो है वो उस पर बात भी करता है, तो वो बात बायस भी हो सकती है, बकवास भी हो सकती है, और कभी कभी वो इतनी ऊंची हो सकती है कि वो रचना को बहुत आगे तक ले जाती है। मैं बता दूं कि ये जो पीड़ा आपने अभी व्यक्त की,
कि हमारे यहाँ की जो आलोचना है वो स्वस्थ आलोचना नहीं है, वो बीमार आलोचना है। तो कीट्स जैसा कवि एक ज़माने में जब उनसे पूछा गया कि आपके आलोचक तो आपकी बड़ी ये मुखालफत करते हैं, आप उनके बारे में क्या कहते हैं? उनके शब्द बड़े सफाक थे, बड़े कातिलाना थे। उन्होंने कहा इस कुत्ते को गोली मारो। तो इस हद तक वो गए थे। पर मैंने एक दिन ऐसे ही पूछा था, बात बात में अमृता प्रीतम जी से हम एक डिस्कशन में थे, तो मैंने उनसे पूछा था आपकी अपने आलोचकों के साथ क्या रिश्तेदारी है, दुश्मनी की कि दोस्ती की? उसने कहा किसे परवाह, आप संत से पूछते हो कि दुनियादारी से क्या मुराद है आपकी, क्या मतलब है आपका? वो अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। मैं तो कभी सोचती हूँ नहीं उन्होंने क्या लिखा। अच्छा लिखा तो लिखा होगा, बुरा लिखा तो लिखा होगा, उन्होंने अपनी दिमाग की बात बताई होगी ना। मैंने जो लिखा है मुझे मालूम है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो बड़ा रचनाकार होता है, जो अच्छा रचनाकार होता है, जिसको पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसको ये भी पता होता है कि मेरी अपनी बनाई हुई कसौटियाँ जो हैं उन पे मैं उतरता हूँ कि नहीं उतरता। क्योंकि आप देखिए कि ये एक ऐसा स्केल नहीं है जो मेरा स्केल आप पर लगेगा, मेरी रचना का स्केल मेरी रचना पर लगेगा। क्योंकि मैं मानता हूँ कि हर रचना अपने भीतर भी एक स्केल लेकर के चलती है, जिस स्केल से उसको मापना चाहिए। ठीक है। आज के जो आलोचक हैं उनके साथ एक और दिक्कत है, वो ये है कि हम भारतीय गर्व से कह सकते हैं कि हमने तब समीक्षा की, व्याख्या की विस्तार के साथ जब पाश्चात्य दुनिया में लिटरेचर का नामो निशान नहीं था। पर आज के आलोचकों से मैं पूछता हूँ कि आपने अपने काव्य शास्त्री या साहित्य शास्त्रीय अवधारणाओं को इतना पीछे कैसे छोड़ दिया कि उनकी कसौटियाँ, उनके मापदंड आपके सामने कहीं हैं ही नहीं, और आप पाश्चात्य मापदंडों से मेरी रचनाओं को परख रहे हैं। कैसे हो सकता? जो मेरे कल्चर की पैदावार हैं वो कैसे हो सकता है? या हो सकता है लेकिन वो डिफेक्टिव हो सकता है। इन्होंने कुछ फॉर्मेट से बनाए होते हैं ना आलोचकों ने भी, कि बस उसमें अगर फिट हो गया तो उसमें एक और दिक्कत हो गई है राजू जी, वो ये कि समीक्षा, आलोचना, टीका टिप्पणी या किसी चीज़ पर एक सरसरी रिपोर्ट, ये सब एक जैसा हो गया, कोई फर्क नहीं लगता। विशेषकर जब पुस्तक का विमोचन होता है उस वक्त जो पेपर पढ़ा जाता है सबके सामने, जब पुस्तक के विमोचन में सारे लोग बैठे, वो क्या आलोचना है? पुस्तक विमोचन के समय तो एक इंट्रोडक्टरी चीज़ होती है, उसको आलोचना नहीं लेना चाहिए, परिचयात्मक होना चाहिए, वो आलोचना हो ही नहीं सकती। क्योंकि उस वक्त जो जिम्मेदारी दी जाती है पत्रवाचक को वो ये है कि आप जो ये किताब रिलीज़ हो रही है इसके गुण लोगों तक बताएं, ताकि दोष नहीं, दोष तो बाद की बात है, वो तो आलोचक का काम है। ये तो जस्ट आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कि इस दुकान में ये चीज़ मिल रही है, इस किताब में उनको ये आलोचक कहना गलत है फिर। उनको आलोचक नहीं कह सकते। सर जैसे आपने खुद कहा कि जो भी भाषा होती है या जो साहित्य लिखा जा रहा है तो वो रिप्रेजेंट करता है क्षेत्र को भी। आप कहाँ तक सहमत हैं कि जो भी हिंदी कविता में लिखा जा रहा है, हिंदी कहानी में लिखा जा रहा है, जो रुझान है वो हमारी साहित्यिक यात्रा में तो चलो आएंगे, है ना, सफ़र बनेंगे, लेकिन सांस्कृतिक विरासत को कितना रिप्रेजेंट करते हैं? रुझान को अलग से ले भी सकते हैं लेकिन सांस्कृतिक विरासत को उसके साथ जोड़ सकते हैं हम। देखिए, एक दो तीन चीज़ों का कन्फ्यूज़न पैदा हो गया है। वो हमारे राइटर्स के बीच में भी है और वो हमारे क्रिटिक्स के बीच में भी है। वो ये कि हम मानते हैं, भारतीय अवधारणा ये है कि हम स्थानीय में वैश्विकता देखते हैं, ये हमारी सोच हमेशा से रही है। हमने पूरी दुनिया को अपना घर माना है, ठीक है। हमने कभी ये नहीं कहा कि वो अलग है, ये अलग है, वो विश्व का कोई अलग हिस्सा है, मैं अलग हूँ, हमने कभी ये माना ही नहीं। हमने स्थानीयता को वैश्विकता का एक हिस्सा माना है। स्थानीयता मतलब ये है कि मैं जिस ज़मीन पर खड़ा हूँ, अगर मेरे पाँव सटीक
टिके नहीं हैं अपनी धरा पर, तो मैं आसमान को, ऊंचाई पर किसी चीज़ को छूने की हमाकत नहीं कर सकता, सही बात। मैं गिर जाऊंगा। जिस आदमी के, जिस शख्स के भी ज़मीन पर पांव टिके हों, अपनी ज़मीन पर, वही आकाश पर कमंदे लगाने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो यही यहाँ पर भी फिट होता है कि जिस शख्स की ज़मीन पर पाँव हैं, जिसकी रचना के पाँव अपनी ज़मीन पर हैं, वही वैश्विकता की बात करे कर सकते हैं। तो वो प्रभावी दिखता है। और ये भारतीय मूल दर्शन रहा है। हमारी रचनाओं की ग्लोबल वैल्यू तभी है, पर आज विपरीत दिशा में जा रहे हैं हम। ग्लोबलाइजेशन का मतलब वैश्विकता नहीं है। हमने दुनिया को एक कुटुंब माना है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन मीन्स कि सारी दुनिया एक बाज़ार है। ठीक है, और इसका प्रभाव हमारी राइटर्स पे भी पड़ा है और समीक्षकों पर भी। ठीक है, हमारी रॉड्स बदल गई हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरी एक रचना का भी पर्शियन में ट्रांसलेशन हुआ, तो जब पर्शियन लोगों ने उस पर क्रिटिसिज्म लिखा तो मैं हैरान हो गया। उन्होंने कहा कि भारत से निकली हुई चीज़, हमें लगा कि भारतीय, जैसे कृष्ण है उसमें गंगा है, ठीक है, संस्कृति तो उसमें हिमालय से निकली हुई हज़ार चीज़ें हैं जो ईरानियों के लिए नई चीज़ें हैं, वो नाम तक, वो प्रतीक तक। पर उन प्रतीकों के साथ मैंने प्रतीक तो अपने स्थानीय इस्तेमाल किए हैं, लेकिन बात वैश्विकता की है। उनको लगा कि उन्होंने लिखा कि जैसे सादी बोल रहा है शीरा, ये जैसे हम दूसरे बड़े लोगों को सुन रहे हैं जो अपनी भाषा में पर्शियन क़याम को सुन रहे हैं। पर ये तभी मुमकिन है कि जब आपको स्थानीयता को वैश्विकता का परिवेश देने की क्षमता हो आप में। ठीक है, हम स्थानीयता को फिर स्थानीय ही रखें तो शायद हम एक दूसरे के लिए लिख रहे हैं, पर साहित्य ऐसा नहीं होता। मैं जम्मू में बैठ के, कश्मीर में बैठ के, दिल्ली में बैठ के वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए लिखूं या उस भाषा के पढ़ने सुनने वालों के लिए लिखूं, तो मैं शायद साहित्य के साथ ज़्यादती कर रहा हूँ। कला जो होती है वो बाउंड्रीज़ नहीं मानती। ठीक है, भाषाएं भाषा की बाउंड्री होती है, पर उसके स्पिरिट की बाउंड्री नहीं होती। वो बाउंड्रीज़ को ट्रांसेंड करने की जितनी जिसमें क्षमता है, वो उतना स्तरीय साहित्य, उतनी स्तरीय कला मानी जाती है। नहीं तो आप देखिए, पेंटर एक है जो जम्मू का पेंटर है, वो कुछ पेंट कर रहा है, उसमें जम्मू की सेंसिबिलिटी आएगी, यहाँ की तवी आएगी, बाकी चीज़ें आएंगी। पर जब इंग्लैंड में बैठा हुआ कोई शख्स देख रहा है तो वो अपनी जलधारा के साथ उसको रिलेट कर रहा है, अपनी किसी चीज़ के साथ रिलेट कर रहा है। कला का स्तर जब बड़ा होता है तो वो स्थानीयता को वैश्विकता का हिस्सा बनाता है। सर, ज़्यादातर क्या होता है कि जो अनुवाद है ना, हम बाहर के साहित्य का अनुवाद करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे आपने खुद कहा कि उसमें वो स्तर होना चाहिए लोकल लिटरेचर का। उसमें लिटरेचर में फिर विरासत भी होनी चाहिए जो रिप्रेजेंट करे। जैसे हमने कृष्ण जी का नाम लिया तो रिप्रेजेंट करता है संस्कृति को भी उस हद तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल सही। हमारी किताबों का जब अनुवाद होता है तो मैक्सिमम वहीं पे एक्सपोज हो जाया करते हैं। अनुवाद भी एक कसौटी है। जैसे आपने अभी कहा कि किसी रचना को परखने के लिए 2-3 कसौटियाँ होती हैं। एक कसौटी तो अपने भीतर होती है साहित्यकार की। सबसे बड़ा आलोचक सबसे बड़ी कसौटी उसकी अपनी होती है। वो फ़कीर की तरह बैठा होता है, उसको परवाह नहीं होती है दुनिया उसके बारे में क्या कहती है। एक वो, अगर आप उस स्तर के आदमी हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरा आदमी कहता है उसको लिखना नहीं आता, आपको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप जानते हैं मैं क्या लिख रहा हूँ। एक कसौटी वो है। दूसरी कसौटी ये है कि आलोचक आपको किस तरह से प्रेजेंट करता है, आप उस तरह के बन जाते हैं आवाम की नज़र में, लोगों की नज़र में। तीसरी बड़ी कसौटी है अनुवाद की। अनुवाद की कसौटी के बाद आप टिक पाते हैं, आप
उतने ही सशक्त रहते हैं, आप उतने ही प्रभावी रह पाते हैं, तो आप मान लीजिए कि आप में कुछ बात है। हम टॉलस्टॉय को, हम टैगोर को, हम गालिब को या दूसरे बड़े शेक्सपियर को हम अनुवाद के ज़रिए जानते हैं। हम दुनिया के बड़े बड़े साहित्यकारों को अनुवाद के ज़रिए जानते हैं। अगर उनमें अपनी भाषाओं की ट्रांसलेशन, लोग कहते हैं कि ट्रांसलेशन मारता है चीज़ों को, ट्रांसलेशन ओरिजिनलिटी को किल करता है, पर उस ओरिजिनलिटी को प्रभावित करने के बावजूद अगर दूसरी भाषा में उसका प्रभाव इतना बड़ा है, तो आप मान लीजिए कि वो ओरिजिनल में कितना प्रभावी रहा होगा। तो ये भी एक कसौटी है जो बता देती है कि आपने जो रचा है वो कितना मौलिक, कितना स्तरीय है। सर बातें तो बहुत हैं करने के लिए, और आप जैसे वरिष्ठ साहित्यकार का उनसे बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलता है, हमें भी मिलता है, जो सुनेंगे उनको भी मिलेगा। आप एक्सेलसियर स्टूडियोज़ में आए, आपको फिर से कभी दावत देंगे, जब भी आप जम्मू में आएंगे तो विभिन्न मुद्दों पर आपसे बातचीत करेंगे, ज्ञान हासिल करेंगे दर्शकों के लिए भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अस्तित्व के आज के अंक में जैसा सतीश विमल जी ने कहा कि सबसे बड़ा आलोचक राइटर खुद होता है। उसे खुद ये जांचना चाहिए कि मैं जो लिख रहा हूँ क्या वो मेरी आत्मा उसे मानती है कि वाकई तुम अच्छा लिख रहे हो। और साथ ही इन्होंने एक बहुत पते की बात की है कि ज़मीन से जुड़े हुई चीज़ों को साहित्य के माध्यम से प्रमोट करना चाहिए, ये ज़रूरी भी है। और हमारे कार्यक्रम जो अस्तित्व है, भाषा, संस्कृति और विरासत के माध्यम से, ये एक संदेश भी है नए लेखकों को। कैमरामैन नितिन के साथ मैं राजेश्वर सिंह राजू, अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।